फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू पार्ट लेकर आए हैं महाजनपद काल का। ऑलरेडी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और इन 2 पार्टों में हमने आपको बताया मगध साम्राज्य के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। और उसके अलावा हमने मगध जनपद इतना शक्तिशाली क्यों था उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और हालांकि हमने आपको मगध के कुछ शासनकाल के बारे में बताया कि पहले किसका वंश था, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश के बारे में हमने चर्चा की और बताया कि किस तरीके से घनानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। और पिछले ही पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बिंदुसार जो मगध का राजा था उसके शासनकाल के समय आपके तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस समय आपके वहां के जो राजकुमार थे वो कौन थे दोस्तों, वो आपके उसके बड़े बेटे सुशील थे, ठीक है। इसके पश्चात आपके जब विद्रोह को वो नहीं रोक पाया तो उसने अपने दूसरे बेटे आपके किसे अशोक से विद्रोह को दबाने के लिए कहा। और उस समय अशोक कहां पर थे, तो अवंती के राज्यपाल थे। ये भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, ठीक है। उसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अवंती के राज्यपाल जब थे अशोक थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बुलाया गया। जब विद्रोह दबाया गया तो विद्रोह दबाने के पश्चात सुशील को लगा कि कहीं संपूर्ण राज्यपाट आपके उनके पिता अशोक को न देते, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें किसी तरीके के षड्यंत्र या राजनीतिक जाल में फंसाया गया और उन्हें शासन से दूर रखने का प्रयास किया गया। परंतु जब अशोक की माता की मृत्यु हुई तो उसके बाद अशोक दोबारा वापस आए और उनके वापस आने के पश्चात याद रखेंगे अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों को मारकर आपके राजगद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अशोक के काल की। तो अशोक का जो जन्म हुआ दोस्तों, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखेंगे अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और कितने भाइयों को मारकर वो आपके राजा बना, तो 99 भाइयों को मारकर अशोक ने क्या करा, राजगद्दी को प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो अशोक का राज्याभिषेक आपके 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में आपके अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक की माता का नाम भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो नोट डाउन आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में, तो उसके 8 वर्ष के पश्चात 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में अशोक ने कलिंग में युद्ध किया। कलिंग में उसका युद्ध होता है, तो कलिंग का युद्ध इतना भीषण था दोस्तों, युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें इतना भीषण नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब कलिंग का वॉर हुआ अशोक का, तो उसके पश्चात अशोक ने क्या करा, अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के परिणाम स्वरूप ही अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का प्रण ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए युद्ध जो है ये 2 पक्षों के बीच में जब भी होता है तो ऐसा नहीं है कि जीतने वाले पक्ष को लाभ होता है या कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाती है। हानि 2 तरफा ही होती है, बस परिणाम ये रहता है कि जो हारता है उसको अधिक हानि होती है और जीतता है उसको कम हानि होती है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि किस तरीके से दोनों ही पक्षों में सैनिकों की भी हानि होती है, दोनों ही तरफा सैनिक घायल भी होते हैं, कुछ मारे भी जाते हैं। परंतु कलिंग का युद्ध जब हुआ तो उस समय दोनों ही तरफा इतना भीषण नरसंहार हुआ कि देखकर एक तरीके से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने कभी न युद्ध करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया, कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करी उन्होंने उपगुप्त से। याद रखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहां से प्राप्त करी, तो उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करी।
और याद रखेंगे अशोक ने ना कभी भी, अशोक इतना महान राजा कहलाया, अशोक ने कभी भी धर्म को राज्य पर थोपा नहीं। क्योंकि कई बड़े बड़े राजा हुए हैं, ताकतवर राजा भी हुए हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनका जो धर्म होता था वो क्या करते थे, अन्य लोगों पर अपना धर्म थोप देते थे, राज्य पर अपना धर्म थोप देते थे। परंतु अशोक ऐसा राजा था जिसने अपने धर्म को व्यक्तिगत रखा। मतलब अगर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है या उसके राज्य में अन्य धर्म के लोग रहते हैं तो कभी अशोक ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया या कभी अशोक ने राज्य के ऊपर बौद्ध धर्म नहीं थोपा, ये कहा जा सकता है। तो अशोक की महानता ये भी थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अशोक ने आपके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा, तो आप बता सकते हैं अपने बेटे और बेटी को, आपके महेंद्र बेटे और बेटी संघमित्रा को आपके श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है, पॉइंट्स है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं और जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। ठीक है, जनता तक किस तरीके से अपने विचारों को पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से जनता से जुड़ा जा सकता है, तो उसके लिए अशोक ने किसका सहारा लिया, अभिलेखों का सहारा लिया, लिपियों का सहारा लिया। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो प्रकृति भाषा में लिखे गए थे। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है उसके अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा अशोक की 4 लिपियां हैं। 4 लिपियां कौन कौन सी, ब्रह्म लिपि, खरोष्टी, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। तो याद रखेंगे ये कहां से प्राप्त हुई है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ब्रह्म लिपि आपकी भारत से, पाकिस्तान से खरोष्टी, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से और ग्रीक लिपि आपकी अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अशोक की जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ये कई बार क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि अशोक की जो लिपि थी, अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें आपके सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं टॉपिक आपको आज बता रहा हूँ, ये जितने भी अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वीडियो में महाजनपद काल के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी के सभी नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि चीजों को नोट डाउन कर सके वन बाय वन करके। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने अपने अधिकतर जो उसके अभिलेख थे, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखवाया है, दर्शाया है। तो ये कहा जा सकता है कि अशोक को एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है, या मगध मौर्य काल का ऐसा कौन सा राजा था जिसे देव नाम प्रियदर्शनी कहा गया, तो आप कह सकते हैं अशोक। तो देव नाम प्रियदर्शनी अशोक का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं। अशोक ने अपने अधिकतम अभिलेखों में इसका जिक्र किया है। और देव नाम प्रियदर्शनी का अर्थ क्या है, देवों का पसंद। ठीक है, देवताओं का पसंद वाला व्यक्ति ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिसमें अशोक ने अपना पूर्ण नाम, जो उसका नाम है अशोक, वही दर्शाया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी दर्शाया, परंतु कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक ने अपने नाम को ही दर्शाया है, अशोक केवल। जैसे मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मस्की नेदर तथा उदगोला अभिलेख में अशोक ने अपना स्पष्ट नाम लिखा है, अशोक। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टॉपिक जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कौन सा अभिलेख था
जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो याद रखेंगे, राजस्थान के भरभू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है जो आपके लिए आए हैं, इसके आगे भी अभी हम दर्शाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और है, अशोक के धर्म। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अशोक ने कभी भी धर्म को राज्य के ऊपर नहीं थोपा, अशोक ने अपने धर्म को व्यक्तिगत ही रखा। तो अशोक ने प्रत्येक धर्म के प्रचार के लिए, याद रखेंगे, प्रत्येक धर्म के प्रचार के लिए धम्म बनाए। धम्म महामात्य बोल सकते हैं आप। धम्म नाम का एक संगठन बनाया, उसमें आपके प्रमुख के रूप में महामात्य नियुक्त किए गए, पुरोहित नियुक्त किए गए, जिनका कार्य था कि वो उस धर्म का प्रचार करे जिस धर्म के लिए उन्हें बनाया गया है। महामात्य बोल दो या जो धर्म जिस धर्म से रिलेटेड है उस धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाया जाए। तो आप कह सकते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म का तो वो था ही, वो अन्य और धर्मों को भी बढ़ावा देने वाला था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और अन्य धर्मों के प्रचार के लिए आपके एक कमेटी बोल सकते हो, उस कमेटी को हमने नाम क्या दे दिया? धम्म नाम दे दिया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि धम्म क्या थे, तो धम्म अशोक ने अपने अन्य धर्मों के प्रचार के लिए बनाया था, ये संगठन था। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आपको आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, मौर्य काल के कुछ सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, उन्हीं टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो इतिहास एक बहुत बड़ा है, तो इसको आप संपूर्ण को तो आप पढ़ नहीं सकते। तो कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर टच कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उन्हीं टॉपिकों को लेकर आज हम आए हैं। ठीक है, चलिए, मौर्य काल की अगर हम वास्तुकला की बात करें तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के भवन भी देखे जाते थे। तो लकड़ी के भवन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके कहां पर मिले हैं? पटना में। वर्तमान में वो पटना में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो अशोक का, जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे आप क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो स्तूप क्या थे दोस्तों? तो जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए थे, याद रखेंगे, जहां से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए थे उन पवित्र स्थानों को स्तूप कहा गया। तो जहां से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संबंधित कुछ भी अवशेष प्राप्त हुए उन पवित्र स्थानों को स्तूप कहा गया, और वहां पर एक स्तूप, एक तरीके से किला बनवा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो स्तूप कहा गया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो अशोक ने अपने शासन काल में, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसे सांची का स्तूप कहा जाता है। याद रखेंगे, जो सांची का स्तूप है वो वर्तमान में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। इसके अलावा अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाए। अशोक स्तंभ जो थे वो 4 शेरों की जो प्रतिमाएं हम देखते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो किसका प्रतीक था? अहिंसा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, जिसे आपके राष्ट्रीय चिन्ह प्राप्त है, आज आपके भारत का ओहदा प्राप्त हो। ठीक है, तो वो कहां पर है? अशोक स्तंभ कहां पर है? तो सारनाथ में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो 2 पुस्तकें बहुत ज्यादा आपके चर्चा का विषय भी बनती हैं, और मौर्य काल की उनसे हमें जानकारी भी प्राप्त होती है और क्वेश्चन भी आते हैं। एक चाणक्य द्वारा लिखी गई आपकी अर्थशास्त्र, और आपके मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। ये 2 पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे भी देखेंगे। और इससे रिलेटेड टॉपिक आते हैं कि मेगस्थनीज ने की पुस्तक का क्या नाम है, या इंडिका के लेखक कौन थे। ठीक है, तो जो मौर्य काल की संपूर्ण हमें कह सके साहित्यिक रूप से जो जानकारी प्राप्त होती है वो इन 2 पुस्तकों से प्राप्त होती है। जो आपके चाणक्य थे, चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उन्होंने भारतीय समाज को आपके 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। वो आर्थिक रूप से बांटा गया।
तो क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कह सकते हैं 7 भागों में भारतीय समाज को बांटा गया। इसके अलावा दोस्तों मौर्य काल की अगर सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यूनानी इतिहासकारों द्वारा चंद्रगुप्त के शासनकाल के समय, मौर्य साम्राज्य के समय उनके 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 गज सैनिक, 8,000 रथ सैनिक थे। ठीक है। इनके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दर्शाया है कि इन सैनिकों की देखभाल के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसमें जो मंत्रियों की संख्या थी दोस्तों वो आपके 30 मंत्री थे। ठीक है। और उसमें सबसे जो उच्च अधिकारी था, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें महामात्रा के नाम से जाना जाता था। तो महामात्रा कौन थे, तो आप कह सकते हैं महामात्रा आपके उच्च अधिकारी थे मौर्य शासनकाल के समय। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके कुछ टॉपिक हैं जो हमने नोट डाउन तो नहीं किए, बट उन्हें आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है। पिक्चर शो करेंगे हम लोग, अभी आपको दर्शाएंगे, जिसमें आपके अशोक के अभिलेख दर्शाए गए हैं। ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है। ठीक है। किस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार को अपनाया, धर्म की नियुक्ति की। तो ये कुछ अभिलेख हैं जो आपको शो हो रहे हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे वो। ठीक है दोस्तों। तो ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख आपके इंपोर्टेंट है, इन अभिलेखों को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। इनसे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों आपके मौर्य शासनकाल के बारे में जितनी हमें जानकारी आपके लिए क्वेश्चन से लिमिटेड थी, क्वेश्चन पेपर से या आपके जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड थी, उन सभी जानकारियों को हमने इस वीडियो में और जो पिछले 2 पार्ट है हमारे उसमें हमने कवर करने की कोशिश की। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है ऐसा जो आपका छूट गया है, स्किप हो गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी वो भी अभी आपके प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में आएंगी, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके प्राचीन कालीन इतिहास की जो हमने अभी तक वीडियो बनाई है, जिसमें पाषाण काल, आपके सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, इनके कुछ क्वेश्चन डालेंगे हम लोग। तो उन क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और जो प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो भी क्लियर हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, बाय।